होंडा कंपनी करीब 4 करोड़ रुपए हर मिनट कमाती है पूरी दुनिया में। आज के दिन में वो मोटरसाइकिल्स, कार्स, प्राइवेट जेट्स और इवन रोबोट्स भी बनाने लगे हैं। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ये सब कुछ शुरू होता है एक गरीब बच्चे से, एक उस गरीब बच्चे से जिसके पास बचपन में खुद की साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। कैसे ये गरीब बच्चा बिलियन डॉलर कंपनी बनाता है और उसे अपने ख्वाब को पूरा करने में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1906 में। सोइचिरो होंडा जापान के एक छोटे से कस्बे में पैदा होता है। इसका बाप एक ब्लैकस्मिथ था, मतलब लोहार था, और इसकी माँ दर्जन थी, कपड़े सीकर पैसे कमाया करती थी। और इनके माली हालात इतने बुरे थे कि ये बेसिक मेडिकल कंडीशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सोइचिरो के पास अपने इन हालात से निकलने की सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो ठीक से पढ़े और फ्यूचर में एक अच्छी नौकरी हासिल करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोइचिरो पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था। लेकिन स्टिल एक होप अभी भी थी, उसका मशीनों से प्यार। बचपन में सोइचिरो अपने बाप के साथ एक राइस मिल में जाया करता था और उस मिल की एक स्पेशलिटी ये थी कि उसमें एक पेट्रोल इंजन यूज किया जाता था उस वक्त में भी, और वो उस वक्त में भी बहुत ही रेयर था। उस मशीन की आवाज, उसमें डलने वाले पेट्रोल की स्मेल और उससे निकलने वाला धुआं सोइचिरो को बहुत फैसिनेट किया करता था। और इस मशीन को देखकर उसमें भी मशीन और मोटर्स में एक पैशन डेवलप हुआ। 11 साल की उम्र में कुछ ऐसा होता है जिसने सोइचिरो को पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, जिंदगी में पहली बार उसने एक गाड़ी को देखा और वो पूरी तरह से उस कार के प्यार में मुब्तला हो गया। जैसे ही वो उस कार को देखता है वो उसे चेस करना शुरू करता है और लिटरली उसके पीछे भागना शुरू करता है। और कुछ देर के बाद जब वो गाड़ी रुकती है तो सोइचिरो उसके पीछे जाके बैठ जाता है और उससे गिरने वाले पेट्रोल को बहुत ही गहरे अंदाज से देखता है। और उस वक्त वो फैसला करता है वो भी एक दिन एक बहुत ही जबरदस्त गाड़ी बनाएगा। 1922 में सोइचिरो एक एड देखता है मैगजीन में। टोक्यो में एक गराज है जिसका नाम आर्ट शोकाई था। वो वर्कर्स को ढूंढ रहे थे अपने गराज में काम करने के लिए। और उस वक्त में कार्स को रिपेयर करना सोइचिरो की ड्रीम जॉब हुआ करती थी। और बिना वक्त जाया किए सोइचिरो फौरन उस जॉब के लिए अप्लाई करता है और लकीली उसे हायर भी कर लिया जाता है। सोइचिरो अपनी पढ़ाई 14 साल की उम्र में छोड़ देता है और टोक्यो जैसे बड़े शहर की तरफ अपना रुख करता है। सोइचिरो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही खुश था क्योंकि वो उस काम पर जा रहा था जिसके लिए बहुत सालों से पैशनेट था। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जो उस गैराज का ऑनर था उसने सोइचिरो को साफ सफाई और बेबी सिटिंग के लिए रख लिया। काफी महीने गुजरने के बाद भी सोइचिरो को इजाजत नहीं थी कि वो किसी कार को हाथ तक लगा सके। और वो काफी महीनों के बाद उम्मीद हारने लगा और सोचने लगा कि क्यों ना वो वापस अपने गाँव चला जाए। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने माँ बाप को इस फेलियर के साथ फेस नहीं करना चाह रहा था। 1923 में जापान में एक बहुत ही भयानक किस्म का अर्थक्वेक आता है जिसे आज भी ग्रेट कांटो अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए बहुत ही लकी साबित होता है। इस अर्थक्वेक के बाद बहुत से मैकेनिक्स जो ऑलरेडी उस गैराज में काम कर रहे थे वो अपने अपने घरों में जाते हैं ताकि वो अपने घरों को रिपेयर कर सकें। और पूरा गैराज खाली हो जाता है और सिर्फ सोइचिरो और एक मैकेनिक वहां पर बचता है। तो फाइनली यहाँ पर सोइचिरो का ऑनर कार रिपेयरिंग के लिए हायर करता है। ना ही सिर्फ वो कारों को रिपेयर करता है बल्कि उसको चांस मिलता है वो कारों को ड्राइव भी कर सके। और वो अपने काम में बहुत ही कम टाइम में इतना ज्यादा एक्सेल कर जाता है कि सब लोग उसके काम से इंप्रेस होना शुरू होते हैं और वो वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिक बन जाता है और बहुत ही जल्दी से प्रमोट होने लगता है। उस वक्त रेसिंग की भी पॉपुलैरिटी होनी शुरू होती है और सोइचिरो को ऑनर सोइचिरो को एक रेसिंग कार बनाने के लिए टास्क देता है। सोइचिरो एक सेकंड हैंड इंजन की मदद से एक रेसिंग कार बनाता है और उस कार को कर्टिस का नाम दिया जाता है। 1924 की जापानीज रेसिंग इवेंट में वो कार पार्टिसिपेट करती है और फर्स्ट पोजीशन पर आती है। और सोइचिरो का यहाँ पर एक इंजीनियर की तरह रोल था और ये एक्सपीरियंस सोइचिरो के लिए बहुत ही स्पेशल था। और अब मोटर स्पोर्ट्स सोइचिरो के लिए एक न्यू ऑब्सेशन बन जाती है। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये न्यू ऑब्सेशन सोइचिरो के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरह साबित हो सकती है। 1928 तक सोइचिरो का ऑनर सोइचिरो से इतना इंप्रेस होता है, वो ही सोइचिरो जिसे काफी महीनों तक गाड़ियों को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं थी, अब उसी के होम टाउन में उसका ऑनर एक गैराज खोलने का फैसला करता है। सबको बहुत उम्मीद थी कि ये गैराज बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा और सोइचिरो बहुत अमीर होने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। वो गैराज बहुत ही बुरी तरह फेल होता है और वहां पे कोई भी नहीं आता। तो वो लिहाजा वो एक ऐसा आइडिया ढूंढता है जो इस गैराज को 4 चांद लगा देता है। वो गारंटी देता है कि वो गाड़ियां जो पूरे जापान में ठीक नहीं हो सकती उसके गैराज में ठीक हो पाएंगी। और इसी वजह से कुछ सालों तक सोइचिरो की वहां पर भी जो गैराज था वो बहुत तरक्की करता है। 1931 में उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और वो 1000 येन का प्रॉफिट हर माह कमा रहा था। उसकी 50 लोगों की टीम थी और सोइचिरो ना ही सिर्फ कारों को रिपेयर कर रहा था बल्कि रेसिंग कार्स भी बना रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोइचिरो सिर्फ रेसिंग कार असेंबल ही नहीं कर रहा था बल्कि एक्चुअली में पार्टिसिपेट भी कर रहा था। 1936 तक सोइचिरो बहुत सी रेसेस को विन करता है और अपने फ्यूचर को मोटर
स्पोर्ट्स में देखता है। जुलाई 1936 में जब सोचिरो एक रेस कर रहा होता है तो उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है। जब वो हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसका फेस बुरी तरह इंजर्ड था, उसका शोल्डर डिसलोकेटेड था, रिस्ट बुरी तरह फ्रैक्चर्ड थी और पूरी बॉडी में पेन थी। और वहां वो इस रेसिंग को जिंदगी भर के लिए छोड़ने का फैसला करता है। पूरे 18 महीनों का वक्त लगता है उसको फुली रिकवर होने में और उस दौरान वो फैसला करता है कि अब वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा और वो फैसला करता है कि वो पिस्टन रिंग्स बनाएगा क्योंकि उस जमाने में पिस्टन रिंग्स की बहुत डिमांड थी। तो ठीक होने के बाद वो 50 लोगों की एक नई टीम बनाता है पिस्टन रिंग्स के लिए और बहुत ही हैवी मशीनरी बाय करता है। लेकिन उसका इस पिस्टन रिंग्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से उसके फैमिली और फ्रेंड्स उसे मना करते हैं कि तुम ये काम ना शुरू करो। लेकिन सोचिरो उनकी एक नहीं सुनता और दिन रात काम करने लगता है और वो इतना काम करता है, वो इतना एक्सपेंस लगाता है कि उसके पास खुद की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं और मजबूरी के तौर पर उसे अपनी बीवी की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ती है। इसलिए वो 31 साल की उम्र में एक हाई स्कूल में एक स्पेशल स्टूडेंट की तरह एडमिशन लेता है मेटलर्जी सीखने के लिए और वो अपनी लर्निंग को फैक्ट्री में यूज करता है और फाइनली 1937 में वो एक एक्सेप्टेबल पिस्टन रिंग बनाने में कामयाब होता है। और अगले 2 सालों में ना सिर्फ टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को पिस्टन प्रोवाइड करने में कामयाब होता है बल्कि नेवी में भी अपने पार्ट्स को डिलीवर कर रहा था। 1940 में वो एक बहुत ही बड़ा प्लांट लगाता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसका बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगता है। और यहाँ पर एक स्टोरी में ट्विस्ट आता है। इस एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है और जापान और अमेरिका की आपस में जंग होती है और अमेरिकन जेट्स जापान पे बमबारी करते हैं और अनलकीली इसका प्लान भी बहुत बुरी तरह डैमेज होता है उनकी बॉम्बिंग से। जैसे वो इस जंग से थोड़ा रिकवर करने लगता है 1945 में एक बार फिर बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है जो कि इसके प्लान को पूरी तरह से तबाह कर देता है और वो फिर जीरो पर आ खड़ा होता है। सोइचिरो फिर अपनी कंपनी के रिमेनिंग्स को बेच देता है और कुछ टाइम के लिए अपने काम से ब्रेक लेता है। इस ब्रेक के दौरान उसके हाथ एक जापानीज आर्मी जनरेटर लगता है जो कि वायरलेस रेडियोस को रन करता था। सोइचिरो उसको बहुत ही डीपली एग्जामिन करता है और उसके बाद उसको एक आइडिया आता है जिसकी बेस पे वो होंडा कंपनी की फाउंडेशन को रखता है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्यूल की इतनी शॉर्टेज थी कि लोग साइकिलों पर अपना सफर किया करते थे। सोइचिरो का आइडिया था कि इसी साइकिल को एक मोटरसाइकिल बनाया जाए और वो बहुत ही महीनों की मेहनत से इस साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने में कामयाब होता है और वो मोटरसाइकिल उसकी इंस्टेंट सक्सेस का बायस बनती है। इसी बाइक्स में एक सबसे जबरदस्त चीज ये थी कि ये पूरी तरह 100% पेट्रोल को यूज नहीं करती थी। वो पेट्रोल और रूट्स ऑफ पाइन ट्री को मिक्स करके होता था जिसकी वजह से इसकी बाइक्स एक हॉट केक की तरह सेल होने लगी। लेकिन इन बाइक्स का डिजाइन भी बहुत ही ओल्ड फैशन था और ये स्पीड में भी बहुत ही स्लो थी। तो सोचिरो पूरी दुनिया को विजिट करता है, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स को मिलता है और कंप्लीटली मोटरसाइकिल डिजाइन को समझता है और 1958 में ये एक रेवोल्यूशनरी सुपर मोटर कप को लॉन्च करता है। सुपर कप एक अफोर्डेबल और हाईली एफिशिएंट मोटर बाइक थी और इसका सबसे बड़ा फीचर ये था कि हर कोई इसको आराम से चला सकता था और जैसे इसको लॉन्च किया जाता है ये पूरे जापान के कंपटीटर्स को बुरी तरह मार देती है। अर्ली 1960 तक होंडा जापान की नंबर 1 कंपनी बन जाती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये सिर्फ जापान में ही नहीं अपनी बाइक्स दे रहे थे बल्कि लाखों बाइक्स जापान के बाहर दूसरे मुल्कों में भी जा रही थी। लेकिन अभी भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट रहती थी और वो थी अमेरिका में। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मोटर बाइक्स की रेपुटेशन अमेरिका में बहुत ही बुरी थी। ये समझा जाता था कि वहां पर गैंगस्टर्स इस बाइक को यूज करते हैं और यहाँ भी वो बहुत स्मार्टली प्ले करता है और वो अपनी एड बहुत ही रेप्यूटेबल कंपनीज के थ्रू चलाता है। जो मैगजीन जो अखबार बहुत ही रेप्यूटेबल उस जमाने में थे वो उनके जरिए अपनी एड्स को चलाता है और 1968 में होंडा सक्सेसफुली 10 लाख मोटरसाइकिलें अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में कामयाब होता है और वो बहुत ही तेजी से न्यू और इम्प्रूव मॉडल को लॉन्च किया जाता है और 1960 में होंडा एक बिगेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड बन जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन अभी भी सोचिरो की बचपन की ड्रीम पूरी होना अधूरी थी और वो था उसकी खुद की गाड़ी। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जापान में ऑलरेडी टोयोटा, निसान, सुजुकी, इसलिए उसका कंपटीशन बहुत ही मुश्किल था और हर कोई सोचिरो को इस इंडस्ट्री में एंटर होने से मना करता है। बहुत ही टाइम और पैसा लगाकर फाइनली 1963 में वो एक 4 व्हीलर गाड़ी इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन वो एक गाड़ी नहीं थी, बेसिकली वो एक पिकअप ट्रक था जिसका नाम T360 था। लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो एक कमर्शियल फेलियर था और होंडा का एज अ कार स्टार्ट बहुत बुरा रहा। लेकिन हमेशा की तरह उसने अपने मिशन से, अपनी ड्रीम से हार नहीं मानी और बाइक्स में भी उसकी सक्सेस इसी वजह से हुई कि उसने कॉमन मैन को टारगेट किया। सिमिलरली 1967 में एक कॉमन जापानीज फैमिली के लिए वो एक कार को लॉन्च करता है। उस कार का नाम N360 था जो कि बहुत ही स्पेशियस थी और उसकी काफी हाई माइलेज थी। N360 अपने कंपेटिटर से करीब 25% सस्ती थी और वो एक बार फिर जापानीज मार्केट को हिलाकर रख देती है। जापान में तो वो अपने आप को सक्सेसफुल कर लेता है लेकिन अभी भी उसका टारगेट पूरी दुनिया थी। 1970 में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है होंडा के लिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएस गवर्नमेंट बहुत ही कंसर्न थी पोल्यूशन को लेकर। उनका कहना था इन गाड़ियों की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रही है, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ही बड़े बड़े लॉयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और यूएस गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल्स करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम होंडा बड़े बड़े लॉयर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बल्कि बड़े बड़े इंजीनियर्स पे इन्वेस्ट करती है। और कुछ ही सालों में वो सीवीसीसी इंजन को लॉन्च करती है। वो ना ही यूएस गवर्नमेंट के पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को मीट करती थी, बल्कि वो हाईली एफिशिएंट इंजन भी था और किसी भी कंपनी का इंजन करीब तक भी नहीं था। होंडा 1975 में होंडा सिविक को लॉन्च करता है इस इंजन के साथ, जो कि दोनों कस्टमर्स और गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती थी। और एज एक्सपेक्टेड ये होंडा सिविक अमेरिका की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेती है और वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स बन जाती है। और ये जो होंडा सिविक हम आज के दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी होंडा सिविक का न्यू मॉडल है। और इस सक्सेस के बाद होंडा पकड़ी नहीं जाती और वो एक से एक बेहतर से बेहतर गाड़ियां इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें होंडा अकॉर्ड और होंडा सिटी वो भी बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है और उस गरीब बच्चे की ड्रीम पूरी होती है। और सोचूरो का कहना था कि सक्सेस इज 99% फेलियर। हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर से डरते हैं, लेकिन फेलियर एक बहुत जरूरी चीज है जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग की, सीखने की और इंप्रूव करने की। ये थी आज की कहानी। इससे पहले वाली वीडियो मैंने लॉजिकल फैलेसिस के ऊपर बनाई थी कि किस तरह आप लॉजिकल फैलेसिस को रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसे लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।